Assalamu alaikum class. Welcome to our next lecture, which is motivation, just chapter 2 for the course Introduction to Psychology. I hope you have listened to and understood the first lecture. Moving on to the next concept. रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप नाश्ता करते हैं, यू change, you dress well, you clean your room, or whatever daily activities that you have, you perform those activities. Sometimes you don't feel like getting up. आप लेटे रहते हैं और आपका दिल नहीं चाहता, आप सुस्ती महसूस करते हैं, आपको उठने को दिल नहीं चाह रहा होता और आप बहुत देर तक लेटे रहते हैं. कभी कभार आप अपने फ़ोन पे सोशलाइज कर रहे होते हैं, कभी आप फील करते हैं कि आपको घर की सफाई करनी चाहिए, आप वो करते हैं. कभी आपको लगता है आपको दोस्तों से मिलना चाहिए, आप वहाँ जाते हैं. क्या कभी आपने सोचा है कि आप ये सब क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स हर काम करने के पीछे एक वजह होती है, लेकिन कई दफ़ा जब हमसे पूछा जाता है कोई भी काम करने की वजह, तो हम कहते हैं हमारा दिल चाह रहा था. साइकोलॉजी में ये जो दिल का चाहना है, बेसिकली इसे मोटिवेशन कहा जाता है. आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी हम कर रहे होते हैं उसको करने के पीछे क्या रीज़न होता है, या मोटिवेशन साइकोलॉजी की ज़बान में हम किसे कहते हैं. सबसे पहले तो उसका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देख लेते हैं. मोटिवेशन इज़ अ नीड और डिज़ायर दैट एनर्जाइजेस एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर, और इट्स अ नीड और डिज़ायर टू डू समथिंग, एनीथिंग एट ऑल. आपका कपड़े बदलना, आपका नहाना धोना, आपका चाय बनाना, आपका अपने दोस्तों से मिलना, इवन आपका झगड़ा करना, all this is rooted in motivation. It is a desire that energizes and directs behavior. It is a desire that makes us do whatever we do. कोई भी काम करने के लिए कोई भी काम करने से पहले या कोई भी काम करते वक्त जो हमारा इंक्लिनेशन होती है वो काम करने के लिए, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो भी हम कर रहे होते हैं उनके पीछे क्या बेसिक रीजंस होते हैं करने के. We continuously have choices, an infinite amount of choices, to do things or to not do anything at all. Doing something is a choice, and not doing it is also a choice. Action is a choice, and inaction is also a choice. ठीक है? आपका उठकर बर्तन धोना एक चॉइस है, आपका लेटे रहना एक चॉइस है, आपका गाड़ी चलाना एक चॉइस है, आपका यूनिवर्सिटी जाना एक चॉइस है, आपका असाइनमेंट वक्त पे देना एक चॉइस है, आपका कुछ ना करना भी एक चॉइस है. साइकोलॉजिस्ट ये डिस्कवर करने की कोशिश करते रहे हैं काफ़ी अरसे से, मोर देन 100 years, कि जो भी चॉइसेस हम करते हैं उनके पीछे क्या रीज़न होती है. So they came up with a number of different theories on motivation. And these theories basically represent why we do what we do. हम जो भी करते हैं उसके पीछे क्या reasons होती हैं. So these are the basic theories of motivation. We have an evolutionary perspective, we have drive reduction theory, optimal arousal theory, and hierarchy of needs. In this video, we are going to discuss these basic theories of motivation. So the first theory of motivation is evolutionary perspective. एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को इनिशियली इंस्टिंक्चुअल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता था, और इस थ्योरी के मुताबिक जीन्स प्रीडिस्पोज अ स्पीशीज टिपिकल बिहेवियर. 20th सेंचुरी में जब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रेजेंट हुई तो एक फैशनेबल चीज़ बन गई कि हर किस्म के बिहेवियर को इंस्टिंक्ट कहा जाता था. अब सवाल ये पैदा होता है कि इंस्टिंक्ट क्या है. इट्स अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दैट इज़ रिजिडली पैटर्न थ्रू आउट अ स्पीशी एंड इज़ अनलर्नड. बट दिस इज़ अ डेफिनेशन दैट वी हैव कम अप विद नाउ. लेकिन इससे पहले जो भी बिहेवियर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्पीशी मीन्स किसी भी किस्म का लिविंग थिंग, आइदर दैट इज़ अ प्लांट और एन एनिमल. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स आर सेपरेट स्पीशी ऑफ द एनिमल किंगडम. इसी तरह से फ़िश एक अलग स्पीशी है, फ़िश की जितनी भी इकसाम है वो अलग अलग स्पीशीज़ हैं. ठीक है, तो अब उस ज़माने में ये कहा जाता था कि स्पीशी का जो भी बिहेवियर होगा वो इंस्टिंक्ट कहलाएगा. तो उस हिसाब से चार्ल्स डार्विन की थियोरी से ये अख़ज़ किया गया कि जीन्स जो होती हैं वो हमारा बिहेवियर जो है ना डिसाइड करती हैं. ठीक है, हम जो भी बिहेवियर शो करते हैं वो जीन्स पे मुनहसर होता है. बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर स्टडिंग इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, आप बिहेवियर को हो सकता है कुछ और समझते हो. साइकोलॉजिकली स्पीकिंग बिहेवियर कोई भी वो काम है जो आप करते हैं,
ठीक है। लेट्स सपोज इस वक्त आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये आपका बिहेवियर है। आप इसके साथ चाय पी रहे हैं, ये आपका बिहेवियर है। आप साथ साथ गाने सुन रहे हैं, दिस इज ऑल्सो योर बिहेवियर। जीन्स ये डिसाइड करती हैं कि हमारा बिहेवियर किसी भी टाइम पे क्या होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि बिहेवियर एंड मोटिवेशन आर डिफरेंट थिंग्स। बिहेवियर इज व्हाट वी डू, मोटिवेशन इज व्हाई वी डू इट। ठीक है, मोटिवेशन इज बेसिकली द रीजन व्हाई वी डू इट। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये देखा गया कि हर बिहेवियर को जो है ना इंस्टिंक्चुअल कहा जाता है। हर बिहेवियर को ये कहा जाता है कि ये जीन्स की वजह से है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ समवन इज बीइंग एग्रेसिव, उसको एग्रेशन इंस्टिंक्ट कहा जाता था। अगर आप ये समझते हैं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, या आप इतनी मेहनत नहीं करते हैं जितने आप कर सकते हैं या आप करना चाहते हैं, तो ये आपका एक ओपिनियन है अपने बारे में, आप इस पे गिल्ट महसूस करते हैं। अगर उस वक्त के साइकोलॉजिस्ट्स इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं तो दे वुड से दैट दिस इज योर सेल्फ अबेसमेंट इंस्टिंक्ट। लेकिन वक्त के साथ साथ ये नज़र आया कि हर बिहेवियर को एक नाम दे दिया गया, लेकिन आपको उसका रीज़न नहीं मालूम था। रीज़न सारा का सारा था कि जीन्स में है। सो इफ़ we say that every behavior is instinctual and it is predisposed by genes, तो हम फिर किसी भी बिहेवियर पे उसे क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने क्रिमिनल बिहेवियर शो किया तो आप कहेंगे कि इसके भी जीन्स ने इसको प्रीडिस्पोज किया था ये बिहेवियर शो करने के लिए, तो सारा कसूर तो जीन्स का है। ठीक है, तो अब आप कोई चोरी करेंगे तो आप कहेंगे कि ये भी जीन्स की तरफ से है। अगर आप कोई किसी का कत्ल करेगा तभी आप कहेंगे कि ये जीन्स का कसूर है। कैटेगराइज नहीं किया जा सकता था। ठीक है, आप सिर्फ बिहेवियर्स को नाम दे रहे थे। इस वजह से एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को मज़ीद रिफाइन करने के बाद इस थियोरी को रिजेक्ट कर दिया गया एज अ थियोरी ऑफ मोटिवेशन। बट of course we have in literature this theory and we should know what are the criticisms on this theory. कुछ अर्से के बाद इंस्टिंक्ट्स को फिर डिफाइन किया गया और कहा गया कि वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो रिजिडली पैटर्न होता है स्पीशी में और वो अनलर्नड होता है, सिर्फ उसी को इंस्टिंक्ट कहा जाएगा। मसलन सारे के सारे बिहेवियर को जो आप अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं या जो भी करते हैं वो सारा का सारा इंस्टिंक्चुअल नहीं है। सिर्फ वो बिहेवियर जो कि रिजिडली पैटर्न है, यानी सारे इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, जितने भी इंडिविजुअल स्पीशी में उन सब में पाया जाता है, और वो अनलर्नड है, यानी उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जब पैदा होता है उसको पैदा होते साथ ये नहीं सिखाया जाता कि उसको रोना चाहिए, उसको ये नहीं सिखाया जाता कि अगर वो सकलिंग करेगा तो उसकी खुराक की ज़रूरत पूरी होगी, या वो दूध कैसे पी सकता है, वो सकलिंग के ज़रिए दूध पी सकता है। ये उसको सिखाया नहीं जाता, ना उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। दे जस्ट नो इट। ठीक है, तो that behavior basically is instinctual, which is rigidly patterned throughout the species and that is unlearned. इसी तरह से इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि बहुत सारे और जानदारों में भी पाया जाता है। You can find a number of other examples in the text. The next theory is drive reduction theory. Drive reduction theory says that a physiological need creates aroused tension state, a drive that motivates an organism to satisfy the need. अब आपको फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी में एक डिफरेंस पता होना चाहिए। साइकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडिंग राइट नाउ। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल स्टेट्स। बट फिजियोलॉजी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस स्टडी करती है जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में अकर होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ब्रेन और ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को स्टडी करती है। देखिए, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को मुकम्मल होने के लिए मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स चाहिए बॉडी के अंदर। अब वो केमिकल्स मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल सिस्टम्स हैं जो कि उन केमिकल्स को मेंटेन रखते हैं। ये इंटरनल सिस्टम्स जो केमिकल्स को बैलेंस रखते हैं, इन सिस्टम्स को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस बेसिकली इज़ अ क्वालिटी और ए स्टेट ऑफ बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को हवा की, खुराक की ज़रूरत है। इस तरह खुराक में फिर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है जिसकी। इस तरह से आपकी बॉडी को नींद की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को एक्टिव आवर्स भी चाहिए होते हैं, और आपकी बॉडी को नींद की भी ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है इन चीज़ों को बैलेंस करने का, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड्स एक स्टेट ऑफ टेंशन क्रिएट करते हैं बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी को जब पानी की ज़रूरत होगी तो बॉडी को कैसे पता चलेगा? बॉडी के सेल्स के अंदर और बॉडी के सेल्स के अराउंड पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, उन दोनों जगहों पानी एग्जिस्ट करता है, और जब उन दोनों जगहों पर पानी कम हो जाता है तो बॉडी को फील होता है कि अब उसको
पानी की ज़रूरत है तो आपको प्यास लगती है। होम्योस्टेसिस ही काम करता है कि वो आपकी ब्रेन को इन्फॉर्म करता है कि आपको पानी की ज़रूरत है, और उसके बाद यू इंगेज इन ड्रिंकिंग बिहेवियर, आप पानी पीते हैं, ठीक है, वाटर ड्रिंकिंग बिहेवियर। जो जब आपकी बॉडी में किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो टेंशन बिल्ड करेगा बॉडी के अंदर, ये एक ड्राइव क्रिएट करेगी। ड्राइव इज़ अ पुश दैट मोटिवेट्स यू टू सेटिस्फाई द नीड विच हैज़ क्रिएटेड दैट ड्राइव, ठीक। अब लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ इंटरनल स्टेट ऑफ टेंशन आपको पुश करे कोई भी मोटिव अचीव करने के लिए या कोई भी गोल अचीव करने के लिए। इंसेंटिव बेसिकली कोई भी एक्सटर्नल पुल है। फॉर एग्जांपल आपको भूख नहीं लगी लेकिन आपको बहुत मज़ेदार कस्टर्ड नज़र आ रहा है जो आपके सामने रखा है, या कोई भी मज़ेदार चीज़ जो आपको बहुत पसंद है। अब आपको भूख नहीं लगी बट दैट इज़ एन एक्सटर्नल पुल विच विल force you into eating that dessert, whatever it is, a chocolate cake or it is coffee or it is tea that you do love, ठीक है ना। तो अब जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो बेसिकली इंटरनल पुशेस विच आर ड्राइव्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ होम्योस्टेटिक फंक्शनिंग, और एक्सटर्नल इंसेंटिव्स विच आर बेसिकली outer pulls which motivates us to do something। इन दोनों की वजह से क्रिएटेड मोटिवेटेड स्टेट को स्टडी करती है। हम यूँ कह सकते हैं कि जब भी कोई हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल नीड अराउज होती है वो एक टेंशन की स्टेट बिल्ड कर देती है, और उस टेंशन की स्टेट को ख़त्म करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं और हम कोई भी काम करते हैं जिसके लिए हमारी बॉडी जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी को इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है, आप बहुत काम करने के बाद आप थकावट इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो है ना केमिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं विच टेल योर ब्रेन कि इस वक्त आपके सेल्स थक चुके हैं, आपके मसल्स फटीग का शिकार हैं और अब आपको रेस्ट करना चाहिए। That is what motivates us to rest. The next theory is optimal arousal theory. Optimal arousal theory कहती है कि people are driven to perform actions in order to maintain an optimal level of physiological arousal. Arousal सिंपल सादा ज़बान में इस कॉन्टेक्स्ट में हम एक्साइटमेंट को कह सकते हैं। अगर आपको सारा दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपके पास करने को कोई भी काम ना हो, अब थोड़ी देर के बाद बहुत इंतहा दर्जे तक बोर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम बोर क्यों होते हैं? बोर इसलिए हम होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को एक ख़ास लेवल ऑफ अराउजल या एक्साइटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, और हर इंडिविजुअल के लिए वो लेवल ऑफ अराउजल डिफरेंट होता है। ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम इन अ सेंस बट ऑल्सो द मोस्ट सूटेबल लेवल ऑफ अराउजल, ठीक है, दैट इज़ फॉर योर पर्टिकुलर बॉडी और योर स्टेट ऑफ माइंड। कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्सट्रोवर्टेड टाइप होते हैं, यानी उन्हें लोगों से मिलना, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना, बातें करना, नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। एक्सट्रोवर्टेड इंडिविजुअल्स को का जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल होता है वो ज़रा हाई होता है। उनको अगर कुछ देर के लिए आइसोलेटेड कर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे क्योंकि उनका ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल जो है ना हाई है, और इन्हें छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनका ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल ज़रा लो होता है, उनके लिए यही काफ़ी होता है कि उनके एक दो दोस्त हों और वो जो है ना उनकी बोरियत को दूर करने के लिए काफ़ी होते हैं। या कुकिंग करते रहें या खामोशी से ड्राइव पर चले जाएँ या हल्का फुल्का म्यूज़िक सुन लें। कुछ लोगों को आपने नोटिस किया होगा हल्का फुल्का म्यूज़िक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल हाई होता है। उन्हें रॉक म्यूज़िक और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। कभी कभार उनका ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल इतना ज़्यादा होता है कि उनको जो है ना एडवेंचर स्पोर्ट करने का शौक होता है। फॉर एग्जांपल पैराट्रूपिंग करेंगे, पैराग्लाइडिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे या किसी और एडवेंचर स्पोर्ट पे चले जाएंगे, ठीक। अगर आपका बाहर जाने को दिल चाह रहा है, दोस्तों से मिलने को दिल चाह रहा है, तो उसका मतलब है आपका ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल मीट नहीं हो रहा, और इसको मीट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। सो whatever you are doing to achieve the optimal level of arousal for your body. The next theory is hierarchy of needs. Abraham Maslow एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, ये presented his theory of this hierarchy of needs around 1970s, और उन्होंने कहा कि हमारी needs जो हैं सारी की सारी नीड्स को फुलफ़िल करना एक ही टाइम पे ज़रूरी नहीं होता और ना पॉसिबल होता। उन्होंने कहा कि हमारी नीड्स एक हायरार्की की सूरत में, एक पिरामिड की सूरत में अरेंज्ड होती हैं। कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जिनको फुलफ़िल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले हम उन नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वी मूव अप द हायरार्की, जो सबसे इंपॉर्टेंट नीड्स हैं सबसे पहले हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उससे हाई लेवल पे जाते हैं, उसके बाद उससे हाई लेवल पे जाते हैं। दिस इज़ बेसिकली हायरार्की। हायरार्की कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें चीज़ें
टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। अब ये हायरार्की ऑफ नीड्स या ये पिरामिड जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसमें सबसे नीचे बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे कि फूड, स्लीप, वाटर। इनको जो है ना सेटिस्फाई करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान को जान के लाले पड़े, उसको 3-4 दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला, तो उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा कि उसने जो कपड़े पहने वो बहुत खूबसूरत होने चाहिए, उसको खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। वो परफ्यूम की दुकान पर जाके अपने लिए अपना फेवरेट परफ्यूम नहीं खरीदेगा, बल्कि वो सबसे पहले खाना खाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आप ये ख्वाहिश नहीं करेंगे कि आप जो है ना अपनी क्लास अटेंड कर सकें, ठीक। आपकी सबसे पहली ज़रूरत ये होगी कि आप अपनी जो नींद की नीड है उसको पूरा कर लें, और उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। सेकंड लेवल पे हमारी सेफ्टी नीड्स होती हैं, विच इज़ सिक्योरिटी, हेल्थ एंड फाइनेंस। देखिए, ह्यूमन बींग्स घर तामीर करने की क्यों कोशिश करते हैं? इसलिए क्योंकि घर हमें मौसम की सख्ती से बचाता है, हमें गर्मी और सर्दी से बचाता है। इसी तरह से पुराने वक्तों में प्रीडेटर्स से बचाता था, यानी पुराने ज़माने में जब इंसान जंगलों में रहा करता था, तब भी वो गारों में रहता था, बाहर जंगल में नहीं, ऐसे नहीं रहता था। वो गार में इसलिए रहता था कि ताकि कोई भी किस्म के प्रीडेटर्स जो हैं वहाँ पे, जैसे टाइगर है, ठीक है, या शेर है, वो उनकी खुराक न बन जाए, ठीक है। तो हम घर इसलिए तामीर करते हैं। उसके बाद हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेफ्टी नीड्स। इसी तरह से फाइनेंसेस, हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं बिकॉज इट गिव्स अ सिक्योरिटी, ठीक है, और इट विल इंश्योर कि हमारी बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी सारी की सारी नीड्स शामिल हो। अब ये बेसिक नीड्स हैं। दूसरी तरफ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है दैट दीज आर बेसिक नीड्स। जब ये नीड्स फुलफिल हो जाती है, उसके बाद हम लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स के बारे में सोचते हैं, विच आर फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली कनेक्शंस, ठीक है। कि हम ये सोचते हैं कि हमारे दोस्त होने चाहिए, हम उनसे मिलना चाहिए, वी शुड हैव स्पाउसेस, ठीक है, हमारी शादी होनी चाहिए, हमारे कोई सिग्निफिकेंट अदर, हमारा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, हम फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारी यहाँ औलाद हो। उसी तरह से हम कनेक्शंस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। जब ये पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद हम एस्टीम नीड्स के बारे में सोचते हैं, यानी हम एक रिस्पेक्टफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर हमारी रिस्पेक्ट हो, हमारे स्टेटस हो, हमें रिकग्नाइज़ किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए, हम स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हैं, और हमारी सेल्फ एस्टीम इमर्ज होती है, और हम कहते हैं कि नहीं, हमारी सेल्फ एस्टीम को भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। यानी लोगों के अंदर भी हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और हमारी अपनी नज़र में भी हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। Last and the highest need according to this theory is self-actualization needs, जिसमें हम ये कहते हैं कि we need to meet our full potential in life and it is different for every person. Self-actualization ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमें दुनिया में क्यों क्रिएट किया गया, हमारी कौन कौन सी पोटेंशियल्स हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी काबिलियत है, और हम उस काबिलियत को आइडेंटिफाई करने के बाद उस काबिलियत तक उसके मतलब मुकम्मल तौर पे उस काबिलियत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के अंदर एक पेंटर होने की काबिलियत है, तो वो बेशक अपनी बाकी नीड्स को पूरा कर ले, लेकिन जब वो उनको पूरा कर भी रहा होगा, उस वक्त भी उसके जहन में ये ख्याल होगा कहीं ना कहीं दैट ही और शी हैज़ दिस डिज़ायर ऑफ पेंटिंग, ठीक है। लेकिन जब बाकी सारी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, नाउ दिस पर्सन वांट्स टू अचीव हिज फुल पोटेंशियल एज अ पेंटर, ठीक है। वट एवर ही कैन और ही और शी कैन पेंट, दे वांट टू पेंट इट, ठीक है। इसी तरह से अगर एक इंडिविजुअल के अंदर डॉक्टर बनने की सलाहियत है तो वो कोशिश करेगा कि वो डॉक्टर बन जाए, या इसके अलावा कोई भी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टेंडेंसी है, वो सारी की सारी जो है ना हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम ये भी देखते हैं कि हमारी दुनिया में आने का मकसद क्या है, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे एग्जिस्टेंस से सिर्फ हमें नहीं और लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए। और हम उस पोटेंशियल को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कुदरत ने हमारे अंदर रखा है, और उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करके ना सिर्फ हम अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि उन सब लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, या ओवरऑल इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक थियरीज ऑफ मोटिवेशन। अगर आज के लेक्चर को हम सम अप करें, हमें ये पता चला कि मोटिवेशन इज द ड्राइव विच पुल्स अस टू डू वट एवर वी डू, ठीक है। सेकेंडली, वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट थियरीज ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले हमने इंस्टिंक्चुअल थियरी डिस्कस की, ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को देखा, जिसके मुताबिक हर बिहेवियर के पीछे इंस्टिंक्ट्स काम कर रहे होते हैं। हमने उसका थोड़ा क्रिटिसिज्म डिस्कस किया। उसके बाद हमने ड्राइव थियरी को डिस्कस किया, और हमने ये देखा कि ड्राइव रिडक्शन थियोरी के मुताबिक फिजियोलॉजिकल नीड्स अराउज स्टेट पैदा करती हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, और वो अराउज स्टेट इंडिविजुअल को पुश करती है कि वो कोई भी गोल अचीव करे। द नेक्स्ट थियोरी वाज ऑप्टिमल अराउजल थियोरी।
हमने ये पढ़ा कि इंडिविजुअल्स के अंदर एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल होता है जिसको वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जो भी काम वो करते हैं वो ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। वो सब इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है एंड दे बिहेव अकॉर्डिंगली। द लास्ट थियरी वाज हायरार्की ऑफ मोटिव्स। लास्ट थियरी में हमने ये देखा कि हमारी नीड्स एक ख़ास ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं और हम उसी ऑर्डर में उनको फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो जनरली स्पीकिंग हम इसी ऑर्डर में अपनी नीड्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार ये ऑर्डर रिवर्स भी हो सकता है, कभी कभार ये आगे पीछे भी हो सकता है। वो यूँ कि कभी कभार इंडिविजुअल्स लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए अपनी बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मुहिब्बे वतन फ़ौजी अपनी भूख और प्यास पे कंट्रोल करके और अपनी भूख और प्यास को पस्से पुश डालकर अपने वतन की हिफाजत करने की कोशिश करेगा। तो दैट इंडिविजुअल इज़ बेसिकली ट्राइंग टू अचीव अ साइकोलॉजिकल नीड इंस्टेड ऑफ अ बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, इसी तरह से कभी कभार लोग अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, वो अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। तो आपकी जो बायोलॉजिकल नीड है वो पीछे रह जाती है, आपकी एस्टीम या बिलोंगिंगनेस या लव की नीड्स पहले आपको नज़र आ रही होती हैं, आप उनको पहले अचीव कर लेते हैं। So it all depends upon the individual, and those needs could vary from individual to individual. But a general approach or a general conception, also a general pattern of fulfilling those needs, is the one that Maslow suggested. So this was all about today's lecture. If you have any questions, please do ask in the comment section. Thank you very much and best of luck.